नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चलिए तो बात अब एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं, किसानों की महापंचायत। क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए देश के किसान आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में जुट रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में महापंचायत कर हुंकार भरेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल हो रहे हैं और इनमें 60 किसान संगठन हैं और जिसमें से 40 किसान संगठन अग्रणी भूमिका में रहने वाले हैं और 20 किसान संगठन सहयोग करेंगे। बाकी कर्मचारी, मजदूर, छात्र, शिक्षक, रिटायर्ड अधिकारी, सामाजिक, महिला, ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम संगठन हैं, ये उनका सहयोग करते नजर आएंगे। ऐसे में एक तरफ जहां महापंचायत में भाग लेने के लिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। और वहीं भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि अगर हमें रोका गया तो बैरियर तोड़ दिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए कई जिलों की पुलिस भी बुलाई गई है। इसी के लिए आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि वो मुजफ्फरनगर आज जाने वाले हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर, जहां पर ये राकेश टिकैत का घर है, राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और इसी की तर्ज पर राकेश टिकैत भी ये साफ कर चुके हैं कि वो जाएंगे वहां पर, लेकिन गलियारे से जाएंगे। वहां की मुजफ्फरनगर की धरती पर वो कदम तक नहीं रखेंगे और ना ही अपने घर की ओर देखेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और घर को मैं देखना भी गवारा नहीं समझूंगा। आपको बता दें कि 10 महीने किसान आंदोलन को पूरे होने वाले हैं और इन तमाम समय में एक बार भी राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर अपने घर में नहीं आए हैं। और यही सबसे बड़ी बात है आज की महापंचायत की कि आज राकेश टिकैत भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। ये तस्वीरें भी आपको किसान महापंचायत की मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का जो सिलसिला है वहां पर जुटना शुरू हो गया है और किसान लगातार वहां पर जुटते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं, 17 ऐसे राज्य हैं जहां से किसान जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर आज किसानों में हुंकार, ये सबसे बड़ी किसानों की महाहुंकार इसे कहा गया है। और आज इस महाहुंकार के जरिए आगामी रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये आह्वान किया गया था, जिसके बाद अब यहाँ पर मंच के माध्यम से तमाम किसान नेता जो है वो किसानों में जोश भरने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 25 सितंबर, आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है और इसी भारत बंद के मद्देनजर महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी और किसानों में जोश भरा जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस भी पूरे तरीके से अलर्ट पर है और मुजफ्फरनगर में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई जिलों की पुलिस भी बुलाई गई है। यानी कि प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट पर है और किसान भी पूरे तरीके से जोश में है। आप देखना होगा किस तरीके की ये किसान पंचायत रहने वाली है और किस तरीके से किसानों में जोश भरा जाएगा। पिछले 10 महीने पूरे होने को हैं और किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हैं। 9 महीने से ज्यादा का समय किसानों को हो गया है और अब जिस तरीके से ये महापंचायत आज की गई है, कहा गया है कि ये सबसे बड़ी महापंचायत अभी तक की होगी। लेकिन यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को रोकने की भी कोशिश होगी और इसी कयासों के बीच राकेश टिकैत ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि अगर हमें रोका गया तो बैरियर तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन किसान आज नहीं रुकेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। महापंचायत किसानों की महाहुंकार आज भरी जाएगी और महाजोश आज किसानों में भरा जाएगा। आज मुजफ्फरनगर में कई राज्यों से किसान वहां पर एकत्रित हुए हैं। चलिए तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनको तारुफ आपसे करवा देते हैं। शैलेश गिरी जी हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है गिरी जी आपका। इसी के साथ हमारे साथ राहुल आनंद साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी से, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत है आनंद साहब आपका भी। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी गिरी साहब, आज किसानों की महापंचायत, महाहुंकार किसानों की और जोश भरने का काम किसानों में किया जाएगा, किस तरीके की यह महापंचायत रहने वाली है? मुस्कान जी, आपने कहा कि महाहुंकार किसानों का है, तो हुंकार का सीधा अर्थ होता है आक्रामक आह्वान। तो आज महापंचायत के माध्यम से
हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का हुंकार किया जाएगा, यानी कि आक्रामक आह्वान किया जाएगा कि आप एक हो जाओ, यूनाइटेड राइट। आप बिल्कुल नौ के पहाड़े की तरह अपने हक को लेने के एकत्र हो जाओ और एकता दिखाओ, यानी हम अपना हक लेके रहे। ठीक है, महापंचायत किस तरीके की रहने वाली है ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए प्रशासन ने तो पूरी तैयारी कर ली है और कई जिलों की पुलिस भी मुजफ्फरनगर में बुला ली गई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रयास हो सकता है किसानों को रोकने का। किस तरीके की महापंचायत और किस तरीके का जोश किसानों में भरा जाएगा? देखिए मुस्कान जी, कोई भी व्यक्ति यदि छोटा से बड़ा कोई भी कार्यक्रम करता है तो वो अपने दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलता है, सकारात्मक विचार लेके चलता है। तो वही सकारात्मक विचार लेकर ये महापंचायत चल रही है आगे। अब आगे जो भी होगा वो पूरे लोगों के सामने होगा। किसान महापंचायत, किसान नेताओं बिल्कुल सकारात्मक सोच के द्वारा। ठीक है, राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार किसान महापंचायत करते नजर आ रहे हैं और आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं जो आज किसानों में जोश भरा जाएगा और भारत बंद कितना खामियाजा बीजेपी को? देखिए मुस्कान जी, सबसे अहम बात यह है कि जब भी आप किसी चीज को करते हैं और जो आप सोचते हैं उस हिसाब से आपकी मनोस्थिति हो जाती है। और जहां तक देखा जाए किसान आंदोलन का, तो ये चंद अपने फायदों के लिए चमकाई जा रही राजनीतिक में अब तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इसकी आत्मीयता और जो पवित्रता होनी चाहिए वो इनकी समाप्त हो चुकी है। सबसे पहली बात ये कि इन्होंने आज तक ये नहीं बता पाया इसमें काला क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो करते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी को लेकर जो सफेद झूठ जो खास करके इन आंदोलनकारियों के द्वारा बोला गया है, जो अब आंदोलनकारी के संज्ञान से ये बाहर निकल चुके हैं, आंदोलन जीबी में तब्दील हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई शैलेश गिरी जी भी हैं यहाँ पे उपस्थित, अगर किसान आंदोलन से और जो नई कृषि बिल आई है उससे किसानों को अगर नुकसान होता तो फिर ये रिकॉर्ड तोड़ जो पैदावार हो रही है और जिसको सरकार खरीद रही है, इसके पीछे मंशा क्या है, पहला सवाल। दूसरा ये कि जिस प्रकार से जो 4-5 पॉइंट में जो बताया गया है उनके फायदों को बताया गया है, और खास करके जो नुकसान जो पहले की तरह जो होती थी खरीदारी, उसमें और नए में काफी अंतर है। पहले मैं उस पर बिंदुवार तरीके से भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, और जिस प्रकार से बयान आ रहा है, भड़काऊ बयान आ रहा है कि लोग नहीं रुकेंगे, लोग नहीं थमेंगे, चाहे बैरियर तोड़ देंगे, तो इस प्रकार के बयान को बोलकर जो नकारात्मक ऊर्जा भरने का जो काम किया जाएगा, ये गलत है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप बैठकर बात कीजिए। ये बात भी नहीं करना चाहते हैं, ये अपने अनाज को बेच भी रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी भी कर रहे हैं। तो जितने लोग वहां बैठे हैं वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक करियर को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि यूपी में अभी चुनाव होने वाले हैं। अन्य राज्यों में अगर पूरे देश की बात कर ली जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़े भाई मुझे बोलेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसी देश का हिस्सा बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और अन्य राज्य भी हैं। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही, किसी प्रकार की घेराबंदी नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यूपी के पश्चिमी इलाकों में की जा रही है और हरियाणा में की जा रही है और पंजाब में। पंजाब की भी अगर बात कर ले तो पंजाब में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जिस प्रकार से खरीदारी कर रही है और 100% किसानों को वहां लाभ हुआ है, और जो डाटा आया है, जो पब्लिकली पब्लिश भी किया गया है, तो आप बताइए अगर नुकसान होता तो फिर इतने बेजोड़ और इतने पैदावार अनाज की उत्पत्ति कैसे होती? ठीक है राहुल आनंद साहब,
सबसे पहले तो आपका स्टार्टिंग कमेंट था, इसलिए मैं आपको टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर बीजेपी अपनी आंखें बंद करके बैठी रहेगी तो देखिए फिर हमारी या फिर किसानों की गलती नहीं है। आपने खुद कई बार ये बातें कही है कि पवित्रता भंग हो रही है, किसान आपको दिख नहीं रहे हैं, बेजोड़ पैदावार हो रही है, खरीदारी हो रही है। जब आप अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, जिस तरीके से आप किसानों को कह देते हैं कि ये किसान नहीं है, तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि जो ये आप तमाम चीजें खरीदारी कर रहे हैं वो सिर्फ कागजों में हो, मात्र कागजों में हो। शैलेश साहब, आपके पास आना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आपसे कि आप एक बार राहुल आनंद जी को समझा ही दीजिए कि इनमें काला क्या है, क्योंकि हम तो देखिए इसी मंच के माध्यम से कई बार उन्हें समझा चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा है कि किसानों को इन काले कानूनों से, इन कृषि कानूनों से दिक्कत कहां आ रही है। ये समझ पाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है बीजेपी। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि और भी कई राज्य हैं जिसमें इसकी कोई भी कह रहे हैं कि वार्ता ही नहीं हो रही है, लेकिन आज 17 ऐसे जिले हैं जहां से किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। जरा ये भी बताइएगा कि कौन कौन से जिलों से किसान आ रहे हैं, कौन कौन से राज्यों से किसान आ रहे हैं, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए आनंद साहब को। शैलेश जी। मैं अपने छोटे आनंद जी को ये गत 9 महीने से जो कृषि पर चर्चा हो, हमें ये तो सफेद नहीं बता पाए कि इसमें सफेद कहाँ है, काला मैं इनको बताऊंगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे आनंद जी बिहार से आते हैं और इनको कम से कम बिहार की भी कुछ चिंता रखनी चाहिए और अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि आपके बिहार के कई जिलों से लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और जिसका बहुत ही जबरदस्त बाइक पूनम पंडित के जैसा आया है। नालंदा से एक लड़की जो गाजीपुर बॉर्डर पर 4 दिन पहले से पहुंची हुई है। और पता होना चाहिए कि मैं झारखंड प्रभारी भी हूँ और झारखंड में तमाम पंचायतें हो रही हैं और आने वाले अगले पंचायत में झारखंड से कुछ लोग आए हैं। झारखंड भी सड़कों पर उतरने का काम करेगा। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि ये तथाकथित किसान हैं, इनको कहीं दिक्कत नहीं है। किसान, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इतने झूठे लोग हैं कि इनके शीर्ष नेता अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि 15 लाख और तमाम 2 करोड़ नौकरियां वाले जो हम लोगों ने कहा था देने के लिए, ये तो एक चुनाव जीतने के लिए जुमला, यानी अपने आप को ये झूठा साबित कर। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 2014 और 13 में दिए गए अपने ही वादे से क्यों मुकर रहे हैं? अगर कोई दुखी नहीं होगा तो सड़कों पे नहीं आएगा। इसके लिए कानून बनाया गया है, वो दुखी है। और इनको ये भी याद रखना चाहिए कि वह महज कुछ महीने बाद ही 2022 आने वाली है। इन लोगों ने बोला था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसान इस तैयारी में बैठा हुआ है कि जनवरी 22 से हमारे फसल दुगने दाम में बिकेंगे। देखिए, पिछली तमाम सरकारों ने किसानों को छलने का काम किया, तो भारी बहुमत से भाजपा को लाने का काम इसलिए किया गया कि ये जो अपने चुनावी घोषणा पत्र या जो भी बोले उसमें इन्होंने विपरार्थक अर्थ में बोला, किसान इसको समानार्थक अर्थ में समझ लिया। और ये समझने की बात है कि इन लोगों ने क्या घोषणा पत्र में ये बोला था क्या कि सारे चीजों को हम बेच देंगे? नहीं बोला था। 2 करोड़ नौकरी देंगे, कितनी नौकरियां हम उसको छुड़ा देंगे। शैलेश जी, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहूंगी, शैलेश जी सिर्फ इतना चाहूंगी कि एक बार एक्सप्लेन कर दें राहुल आनंद साहब को कि इस कानूनों में काला क्या है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी आनंद साहब। मुस्कान जी, काला को सबसे पहले आप समझ सकती हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में भंडारण की सीमा हटा दी गई और जहां भी भंडारण की सीमा हटेगी वहां भ्रष्टाचार बट नेचुरल बढ़ेगा। अभी तत्काल मामला मैं आपको बताता हूँ हिमाचल प्रदेश के सेब का, कि आप समझ सकती हैं कि पहले वहां के लोकल जो व्यापारी थे सेबों को 15 और 20 रुपया में, क्योंकि क्वालिटी होती है, मिनिमम क्वालिटी सेब की बात बता रहा हूँ, जो खरीदते थे। वहाँ जो अडानी अंबानी के जो गोदाम गए और बड़े बड़े जो गोदाम बने, और इन लोगों ने क्या किया 3 साल तक कि 15 में वो खरीदते थे, 30 में ये खरीदना शुरू कर दिए। तमाम किसान इनको देना शुरू कर दिया। इसमें हुआ क्या कि तमाम लोकल जो व्यापारी हैं वर्ग वो मर गए। जैसे जियो के आने के बाद बीएसएनएल खत्म हो गया। जब ये चले गए तो आज सेब की स्थिति देख लीजिए कि क्या हो गई है।
आज सेव जो 125 का होना चाहिए वो 52 में दिया जा रहा है, और आज जो मिनिमम रेट पहले के व्यापारियों का था 15-14 का, ऊपर सेव लिया जा रहा है। देखिए, यही तो बात। ठीक है शैलेश जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद साहब, उन्होंने ये तमाम चीजें बता दी है कि काला इन कानूनों में क्या है, वस्तु अधिनियम उन्होंने बताया है, और इसी के साथ एमएसपी तो शुरुआत से ही, जब से किसान बैठे हैं तब से ही एमएसपी की बात करते नजर आ रहे हैं। अब आप अपनी इस पर बात रख सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दीजिएगा, मैं सारी बातों का वर्णन दे दूंगा। आपने मुस्कान जी एक बात कही थी कि जो खरीदारियां हो रही है और जो भुगतान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे तो नहीं हो रहा है। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, लेकिन मैंने जिन राज्यों का नाम लिया है, जिसमें से 2 राज्य हैं, पंजाब और महाराष्ट्र, वो गैर भाजपा शासित प्रदेश है। मैं वहां के आंकड़े को बताया हूं, वहां स्टेट गवर्नमेंट की मिली भगत से ही खरीदारी होती है। और मैं एक चीज और आपको स्मरण करा दूं कि जब ये कृषि कानून जब आया था तो उस समय पंजाब की सरकार ने इस बात को कहा था और एक ट्वीट किया था जिसमें इस बात को लिखा था कि नए अधिनियम के तहत 3 दिन के अंदर भुगतान नहीं करने पे उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जो काला की जो बात की जाती है, तो पंजाब की जो सरकार है उसमें एक ऐसा कानून है जिसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है किसानों के साथ। अगर किसान उसकी भरपाई नहीं करते हैं तो उनको पेनाल्टी के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। असल में वो काला है जिसको वहां की पंजाब की सरकार ने नहीं हटाया। और जहां तक इसकी अच्छाई की बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैं एक बार पुनः बताऊंगा क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हर वक्त इन सारी बातों को मैं बोलता रहा हूं और आपने भी मुझे समझाने का प्रयास किया है, लेकिन जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठते हैं उनको भी सारी हकीकतों का पता होता है, लेकिन अब अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से और अपनी संगठन के बातों को रखने के लिए वो उन तथ्यों पे ज्यादा जोर देते हैं जो तथ्य है ही नहीं। मैं बताऊं आपको कि ये जो नियम आया है, इस नियम में जो आया है बात, वो राज्यों की कृषि उत्पादन विपणन यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के जो अधिकार हैं वो बरकरार रहेंगे। ये सरकार ने लिख कर दिया है। और दूसरा, नए कृषि कानून को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करते हैं ताकि किसान अपने उत्पादन को दूसरे राज्य में स्वतंत्रता के साथ बेच सकेंगे। इसके पहले की अगर कार्य प्रणाली की बात की ली जाए तो उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिला से दूसरे जिला में बेचने पे भी आर्थिक दंड का प्रावधान था, क्योंकि वो एपीएमसी की जो टैक्स होती थी वो देना पड़ता था और इसको सरकार ने खत्म कर दिया है। तो ये तो लाभ की ही बात है। तीसरा है, वर्तमान में एपीएमसीजे की ओर से जो विभिन्न वस्तुओं पर 1% से 10% तक का ब्याज बाजार शुल्क था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप 10 रुपए का कोई चीज बेच रहे हैं तो उसमें आपका पूरा 10 रुपए है, उस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो इसमें नुकसान कहाँ है। चौथी बात अगर की जाए कि जो टैक्स है या कोई लेवी और शुल्क आदि का भुगतान नहीं होगा, इसलिए और कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही खरीदार और विक्रेता दोनों को लाभ होगा। निजी कंपनियों और व्यापारियों को ओर से एपीएमसी टैक्स का भुगतान होगा, किसानों की ओर से नहीं। तो आप बताइए, जो किसान जो भुगतान करते थे वो तो सरकार ने खत्म कर दिया और वो निजी कंपनियों से ले रही है, तो हमारे किसान भाइयों को तो कहीं भी स्वतंत्रता के साथ उनको फायदा हो रहा है। और ठीक है, किसान नेता हैं, उनसे जान लेते हैं। ठीक है, उनसे जान लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी गिरी साहब, लेकिन उससे पहले आनंद साहब आपके पास आऊंगी। आपने ये तमाम बातें कही है, जो भी आपने ये कानून बताया, आपने कहा कि ये सरकार ने लिख कर दिए हैं। लिखा तो आपने घोषणा पत्र में भी बहुत कुछ था, किसान सड़कों पर नहीं आएंगे, किसानों को बहुत उनकी आय बढ़ाई जाएगी, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना सर। लिखा तो बहुत कुछ घोषणा पत्र में भी था। गिरी साहब, ठीक है, मैं आऊंगी आनंद साहब। ये मुस्कान जी, 2013 और 14 में कुछ ऐसे इनके नेताओं के बयान हैं कि देखने के बाद वो स्पष्ट हो जाता है कि ये कितने बड़े झूठ है ना। इन्हीं की कही हुई बातों को किसान मांग रहा है। ये एमएसपी की बात करते थे। और राहुल आनंद जी से मैं ये कहूंगा कि आप बिहार से आते हैं, 6% से 8% एमएसपी मिलती है। हरियाणा पंजाब में पूरा देश निवास नहीं करता है। हमें पूरे देश के हर राज्यों के विषय में सोचना है। और ये बार बार कहते आए हैं कि एमएसपी है और रहेगी। देखिए, ये एक बहुत ही अलग किस्म की बात है।
आप इन शब्द के बदले एक शब्द तो बोल दो कि एमएसपी मिलेगी, यानी कि एमएसपी सबको मिलेगी तो पूरे देश के किसानों को फायदा हो। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदता है तो किसान के फसलों का उत्पाद का लूट करता है, तो उस पर लूट का मुकदमा दायर। यहाँ जाकर 80% किसान आंदोलन से समस्याओं का हल हो जाने वाला है। ये इस पे बात नहीं करते। रह गई बात ये, और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति आज बन गई है कि जो ब्रिटिश काल में 9 महीने आंदोलन चले थे और आजाद भारत में ये जो 9 महीने से ऊपर आंदोलन जाने के जो आशंका जताए जा रहे हैं, और इस महापंचायत ये तय करने वाला है, किसानों का सैलाब ये तय करने वाला है कि किसान नेता, मैं आपको स्पष्ट बता दूं 2 टूक शब्दों में कि किसान नेताओं ने जिन किसान के मुद्दों को, जिन किसान के विश्वासों को लेकर मुद्दों के साथ आगे बढ़ा, यदि किसानों के साथ उसमें कोई भेदभाव हुई तो ये वर्तमान किसान नेता और वर्तमान सरकार को ये 70% आबादी, किसान नेता और सरकार दोनों को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंकने का काम करेगा। ये समझना चाहिए, ये जनता जनार्दन है। और देहात, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत के एक कृषि प्रधान, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और कृषि प्रधान देश है। किसान श्रमदाता और अन्नदाता इसकी रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, और वहीं के गली कूचों से इसका विकास होता है। इसलिए इनको सुनना चाहिए। मैं बार बार सरकार से निवेदन करूंगा कि पुनः वार्ता को बहाल करते हुए संवादहीनता इसका कोई हल नहीं है, और किसानों को मान सम्मान के साथ इनकी बातें सुनी जाए। और एक बात आपको बता रहा हूं बहुत ही ब्रीफ में, यदि किसान कानून लाए गए किसान कानून गलत नहीं होते तो हाई कोर्ट स्टे नहीं लगाता, सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाता। और दूसरी बात, वार्ता के टेबल पर इन लोगों ने खुद, ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी गिरी साहब आपको। इस समय सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। 10 महीने का समय हो चुका है और 10 महीने बाद मुजफ्फरनगर अपनी धरती पर राकेश टिकैत पहुंच गए हैं, जहां के रहने वाले हैं। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके पहुंचने की, उनके जो समर्थक हैं और किसान हैं उनमें जोश भर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें राकेश टिकैत 10 महीने बाद अपने घर, अपनी धरती पर पहुंचे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से किसानों ने कहा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और यही वजह है कि जो राकेश टिकैत हैं वो मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रख रहे हैं, वो गलियारे से वहां जा रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये सीधी तस्वीरें मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। उनके समर्थकों में आप देख सकते हैं किसानों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जब एक नेता की आते ही इस तरीके का उत्साह है तो संबोधन के समय देखना होगा कि आज के हुंकार में किसानों में किस तरीके का जोश भरा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि राकेश टिकैत ही ये तमाम ऐलान उन्होंने किया था कि वो ना ही अपने घर जाएंगे और ना ही यहाँ पर कदम रखेंगे मुजफ्फरनगर की धरती पर। उन्होंने कहा था कि वो गलियारे से जाएंगे और गलियारे से जाने के बाद सीधे वहीं से वापस आ जाएंगे, मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम तक नहीं रखेंगे। और अब आपको सुनाते हैं कि राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। पंचायत का संयुक्त मोर्चे का जो भी फरमान होगा वो उस पर काम करेंगे। क्या पता कितने आओगे, जो वहाँ देखोगे जब भी पता चलेगा। भाई बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। आगे की रणनीति ये रहेगी कि देश बिखरा है, इसको कैसे हम बचाएंगे, ये रणनीति रहेगी। पूरे देश में आंदोलन चलेगा, ये रणनीति रहेगी। और मीटिंगें तय होंगी, पूरे देश में जाना पड़ेगा, ये मीटिंग रहेगी। आज मुजफ्फरनगर से शुरुआत है, क्या पता कितने आओगे भाई। पहुंच लिए वहां काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों का देखने को मिल रहा है। ये भीड़ बताती है किसानों की कि किस तरीके से कि आज महापंचायत रहने वाली के और सीधे तौर पर
आज किसानों में किस तरीके का जोश भरा जाएगा, ये काफिला ही बता रहा है। तो चलिए एक बार फिर से रुक गेस्ट कर लेते हैं। गिरी साहब, आप अपनी बात बता रहे थे। देखिए, राकेश टिकैत भी अब पहुंच चुके हैं और वाकई जिस तरीके से वो पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचने पर जो समर्थन उनके समर्थकों में और किसानों में जो उत्साह दिखाई दिया है, एक नेता के पहुंचने पर जो उत्साह दिखाई दिया किसानों में, वो वाकई सराहनीय कहा जा सकता है। और राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब आगे जो देशव्यापी ये जो आंदोलन है वो चलने वाला है और हर जगह मीटिंग होगी। चले जी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। मैं आपको ये बात बता दूं कि राकेश टिकैत जो वहां अभी पहुंचे हुए हैं, वो राकेश टिकैत ही नहीं पहुंचे हुए हैं, कैसा हुंकार पहुंचा हुआ है। और पूरे देश के कोने कोने से किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, वहां जो अन्नदाता पहुंचे हुए हैं, ये पूरे देश में एक जोश की लहर भरने का आज काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज शिक्षक दिवस, और पहले मैं आपके श्रोताओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और ये देश का किसान आज मुजफ्फरनगर की धरती से पूरे देश को, देश के किसानों के लिए एक शिक्षक का काम करेगा। आप जग जाओ, हम अपना हक एक रहेंगे, हम एक रहें। ठीक है आनंद साहब, शिक्षक उन्होंने बताया है, किसान शिक्षक का काम करेगा, पूरे देश को शिक्षित करेगा और बताएगा कि अब जगने का समय आ चुका है। राकेश टिकैत खुद पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर गिरी साहब तो एक ही बात कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द वार्ता शुरू करें, और टिकैत साहब ने भी यही कहा कि जल्द से जल्द वार्ता शुरू करें और बिना शर्त के वार्ता शुरू करें। यही किसानों की मांग है। कब शुरू होगी वार्ता? देखिए, शर्त तो इसमें कुछ भी नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो एमएसपी की बात है, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ गिरी साहब का। तो एमएसपी की जब भी रेट निर्धारित की जाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल को देखते हुए ही निर्धारित की जाती है। और पहले में 13-14 में और अब की स्थिति में काफी फर्क है। ये बात बिल्कुल सही है। उस समय खुद हमारे नेता भी एमएसपी की बात करते थे, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि तब किसानों की क्या स्थिति थी और अब किसानों की क्या स्थिति है। हमने लगातार 2 कदम आगे ही बढ़कर इसमें फैसला लिया है, जिसमें कहीं भी किंतु परंतु का कोई संयंस नहीं है। तीसरी बात, जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक एक समाज को सुधारता है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पे बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही, मैं आपकी सराहना करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो शिक्षक जिद पे भी अड़ गया है। अगर कोई शिक्षक जिद पे अड़कर देश की बात करने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बर्बाद हो जाता है। आपने तालिबान को देख लिया, अपनी नजर के सामने देखा, आपने ईरान को देखा होगा, आपने सद्दाम हुसैन के बारे में देखा होगा कि अगर आप देश का नेतृत्व करते वक्त अगर अखंडता और जिद में आप लेकर जो लोकतंत्र के द्वारा जो सरकार चुनी गई हो, उसको ये इजाजत होती है कानून बनाने के लिए। लेकिन वो कानून समर्थन, लेकिन नहीं, देखिए आनंद साहब, लेकिन वो जो कानून है वो उनके हित में भी तो होने चाहिए कि आप एमएसपी पर लिखित गारंटी देना। पहले जब किसान आपसे बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उस समय वो सिर्फ और सिर्फ समझौते की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जिद पर अड़ी रही, सरकार जिद पर अड़ी रही, और अब किसानों ने जिद पकड़ ली है। देखिए, मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि अगर इस बिल से कहीं असंतुष्टि होती तो निश्चय ही जो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार है वो नहीं होती। सबसे अहम बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिद सर सुनिए आनंद साहब, देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, आपने कहा, आपकी भी बात ऊपर रखते हैं कि पैदावार बहुत अच्छी हुई है और खरीद भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन किसान यहाँ पर 2 या 3 तो नहीं है, सैकड़ों करोड़ों की संख्या में हमारे देश में किसान हैं। और इन किसानों में अगर कुछ लोग संतुष्ट हैं तो कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। आप संतुष्टों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो असंतुष्ट है उनके लिए आप आंखें बंद करके बैठे हैं, आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो संतुष्टि की जो वातावरण तैयार की जाती है, जो स्वस्थ वातावरण की जो हम बात करते हैं, वो पूरे देश को अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो ये संतुष्टि का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यही पैमाना तय करता है कि किसान बिल में किसी प्रकार के किंतु परंतु का कोई संयंत्र नहीं है। दूसरी बात यह है मुस्कान जी कि कोई भी शिक्षक किसी भी समाज को सुधारता है, उसका मार्गदर्शक होता है, हम उसका अनुसरण करते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर वो शिक्षक विपक्ष की बातों को आगे बढ़ाने लगे तो फिर ये शिक्षक
शिक्षक शिक्षक नहीं रह जाता है। और अभी का जो आंदोलन है वो पूरी केंद्रित हो गई है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी को कैसे भी हराना है और दूसरे को लेकर आना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं किसान नेताजी से भी पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के पेज नंबर 9 में जो मैनिफेस्टो में जिस बात का जिक्र किया गया है, क्या कांग्रेस ने उस चीज को वापस लिया? क्या कांग्रेस के लोग माफी मांगे आपसे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप में सटे और हमने किया है। देखिए, आपको एक बात को समझना होगा कि हम अपनी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, जो देश के हित की बात होती है उसी को हम करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी कहा करते थे। आनंद साहब, देखिए, आपने कुछ बातें कही है, एक एक करके उनका जवाब पहले मैं दूंगी, उसके बाद गिरीश साहब से लेंगे। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि जो किसान है वो अब ये बताएं कि काला क्या है, ये भी आपने पूछा, तो वो तो देखिए शैलेश जी बता चुके हैं। आपने पूछा ये कि किस तरीके से ये जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, और शिक्षक की बात आपने कही, शिक्षक जो है उसके लिए आपने कहा कि विपक्ष की बातों में सुने। देखिए, शिक्षक के लिए ना तो कोई पक्ष होता है ना विपक्ष, शिक्षक हर इंसान को, हर शख्स को एक ही नजर में देखता है। और इसी के साथ अब किसान जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि शिक्षकों की भूमिका वो निभा रहे हैं, और रही बात किसानों की स्थिति की, तो वो ब्रिटिश हुकूमत में भी ऐसी थी और आज भी वैसी ही है। ना तो मैं किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं बोलूंगी, ना आप, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आप, इतने समय से राज किया है देश पर, लेकिन किसानों की स्थिति आज भी वही है। और रही बात किसानों के कांग्रेस के समर्थन की, तो जब भी अभी हमने देखा था जंतर मंतर पर किसानों ने प्रदर्शन किया जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी, उस समय वहां पर देखा गया कि किसानों ने वहीं पर खड़े होकर कांग्रेस का भी विरोध किया था और कहा था उनसे कि हमारी बात आप विपक्ष की भूमिका में नहीं उठा रहे हैं सदन में। ये तमाम बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। गिरी साहब, अब आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी जो बातें हैं उनकी वो तमाम बताएं। देखिए मुस्कान जी, मैं सबसे पहले बात बता दूं कि शिक्षक की जो आप परिभाषित किए हैं बहुत अच्छे ढंग से की हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि देखिए, किसान जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सब जो राजनीतिक दल हैं एक ही थाली के चट्टे हैं। और किसान तो कुछ नहीं मांग रहा है, किसान तो आप लोगों ने 2013-14 में जो बोला था वही तो मांग रहा है। तो आप समझिए कि आप कितने झूठे हैं। दूसरी बात रह गई कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया तो हम लोगों ने आपको लाने का काम किया। अपनी चुनी हुई, भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार से हम अपनी मांग कर रहे हैं और अपनी कही हुई बातों से वो सरकार मुकर जा रहा है। और राहुल आनंद जी ये बात बोले थे कि हम वोटों की राजनीति नहीं करते। अरे, वोटों की राजनीति करने के लिए तो आप लोग इतने निचले स्तर तक गिर जाते हैं कि इतने बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जाते हैं चुन करके ना, ये जनता के सेवक हैं, ये नौकरी करने नहीं जाते हैं, ये अपनी सैलरी पेंशन ये छोड़ दे, ये 4 बार विधायक बनते हैं, 5 बार बनते हैं, इसमें देश की जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था खर्च होती है। आज करोड़ों युवक बेरोजगार पड़ा हुआ है, अगर इसमें ये ढंग से कटौती कर दें तो हमारे करोड़ों युवकों के मुंह में निवाला चला जाएगा और नौकरी मिल जाएगी। इनको देश की चिंता नहीं है, इसलिए देश का किसान अब जग चुका है। और इस बात के लिए मैं बार बार कई बार मोदी जी को, माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने सोए हुए कोरोना काल में सोए हुए किसानों को जगाने का काम किया है और पुनः इस धरती पर आंदोलन करने का काम किया है। एक बहुत अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और अपने ही कही हुई बातों से ये फंसेंगे। और 2022 में अब किसान इंतजार कर रहा है कि हमारी आय दुगनी हो जाए। जी आनंद साहब, खुद गिरी साहब भी ये बात कह चुके हैं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कांग्रेस ने काम नहीं किया, किसानों की स्थिति नहीं सुधरी, तभी तो आपको लेकर आए इतने बहुमत से। अब आप क्या कर रहे हैं? आपके भी शासनकाल में किस तरीके से किसान सड़कों पर हैं। अब आप प्लीज ये मत कहिएगा कि वो किसान नहीं है। देखिए मुस्कान जी, कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। और पहले की जो किसान की व्यवस्था थी और अब की व्यवस्था है, निश्चय ही बेहतर है, निश्चय ही बेहतर है। हमारी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ के ही इसके ऊपर कार्य किया है। और जहां तक आंदोलन की बात है, तो हमारा देश लोकतंत्र है और हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हर किसी को भी ये मिलता है कि वो बैठकर अपनी बातों को कह सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें और कुछ तथ्य ऐसी होती है जिसे आप नहीं देख पाते हैं, उसे सरकार के परामर्शी केंद्र जो है वो समझती है। क्योंकि जो नीति आयोग जो बातों को बनाती है और जो रखती है, उसी को लोग लागू करते हैं।
और ये नीति आयोग में इस बात का जिक्र था, स्वामीनाथन का रिपोर्ट हो या अन्य कमेटी रिपोर्ट की चर्चा हो, ये इसी में इस बात का जिक्र किया गया था कि इसकी आवश्यकता है। और मैं जो दुगुनी की जहां तक बात है, तो आप बताइए, पहले जिस प्रकार से सब्सिडी मिलती थी और जो एमएसपी रेट तय की गई थी, क्या उसमें एमएसपी रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई? बिल्कुल की गई, और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं बिल्कुल की गई है, मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, मैं प्रोफेशन से, बाय प्रोफेशन और बाय एजुकेशन मैं खुद भी इंजीनियर हूं, लेकिन मैं ऑर्गेनिक का काम करता हूं, और ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ होने की वजह से मुझे भी पता है कि वास्तविकता क्या है और किस प्रकार से लोगों को उसमें बढ़ोतरी हो रही है और आमदनी दुगुनी हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर कहेंगे तो मैं किसान नेताजी को ये भी बता दूंगा, बड़े भाई गिरीश जी को, कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है, और मेरी उत्पादन कितनी हुई है और मेरी लागत क्या आ रही है, मैं सारा जिक्र कर दूंगा। तो मैं यहाँ जब बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं और थियोरेटिकल बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ और उसको बाजार में दे भी रहा हूँ। लेकिन जिन कानूनों की आप बात कर रहे हैं आनंद साहब, जब किसान तो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हमारी आय दोगुनी करनी है तो भी नहीं चाहिए, वो आय दोगुनी करने के लिए भी नकार चुके हैं। लेकिन उनको ये कानून लिखित, पहले वो गारंटी की मांग कर रहे थे एमएसपी पे, लेकिन जब वो नहीं दी गई है उसके बाद अब किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। गिरी साहब जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ा दी, आप समझ सकती हैं कि एक तरफ अगर एमएसपी में कुछ बढ़ोतरी, तो किसान के जो संसाधन हैं फसल उत्पादन करने के, जैसे डीजल हुआ, यूरिया हुआ, खाद हुआ और सारे संसाधन हुए, इनके दर में कितने ज्यादा उछाल आया। अगर उससे हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं और पूरी दुनिया समझ सकती है। जी ठीक है आनंद साहब, वो कह रहे हैं कि हम खुद भी समझ सकते हैं और सभी समझ सकते हैं कि किस तरीके से उछाल आया है, बताएं। देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, तो मैं आपको इस चीज का बता दूं कि जो डीजल अनुदान जो किसानों को दी जाती है, वो हमारी सरकार ने डीजल अनुदान को बढ़ाया भी है। और मैं अभी आंकड़ा ही सामने रखा हूं, जिसमें मैं देख रहा हूं कि पहले से अभी में करीब जो 20 तरह की जो फसलें हैं, लगभग 23 तरह के फसलों पर एमएसपी दी जाती है, और नए एमएसपी में उन सारों पे बढ़ोतरी की गई है। तो समय के साथ जब बढ़ोतरी होती है तो जाहिर सी बात है कि हर चीजों की बढ़ोतरी होती है, सिर्फ इसकी बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन जहां तक उत्पादन की बात की जाए और लागत की बात की जाए, तो लागत कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़ रही है। सरकार ने हमारा कहा ऑर्गेनिक करने के लिए, मैं खुद काला धान की खेती करता हूं, और काले धान की जो फसल है वो बिकती, उसकी जो उपज आती है वो बिकती है करीब 300 से 350 रुपए किलो बिकती है। तो मैं जो ट्रेडिशनल में जाता हूं, जो ट्रेडिशनल जो हमारा बिकता है, आपको जो निर्धारित किया गया रेट, उससे ये कहीं ना कहीं दुगुना ही बिकता है और इसकी उपज भी बेहतर होती है। तो यही टेक्निकल बात सरकार भी समझाने का प्रयास कर रही है और अपनी बातों को वहां रख रही है कि अगर हम थोड़ा सा परिवेश को बदलकर अगर चलेंगे तो हम बेहतर मार्ग चुन सकते हैं और हम अपनी स्थिति को और अपनी आजीविका को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है गिरी साहब, आप की बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले राहुल आनंद जी को बता दूं और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, देखिए समय ऐसा आ गया है, अब हम भारत वर्ग के लोगों को सोचना, ये मेरा हेडलाइन, अब भारत वर्ग के लोगों को सोचना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि भारत वर्ग में कौन है और इंडिया वर्ग में कौन है। मैं बता रहा हूं, चुने हुए चुनिंदे 20-25 जो पति घराने ये इंडिया वर्ग में आते हैं, तो इनको इलेक्शन के लिए नोट देते हैं बल्कि वोट नहीं देते, जिनके 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, लेकिन 80 और 90 करोड़ जनता भारत वर्ग में आती है, जिनको 20,000 करोड़ पैकेज के रूप में दिया गया। आप ये समझ सकती हैं, अगर कोरोना काल में ये इन मजदूरों को अपने स्वास्थान तक लॉकडाउन में पहले पहुंचा दिए होते, तो फिर पुनः आकर खुशी खुशी वो राष्ट्र निर्माण में भाग लेता
और सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी से लेकर और जीएसटी से लेकर जितने भी फैसले अपने पार्टी के, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है, अपने ही लोगों से सलाह मशविरा नहीं किया गया, बिना होमवर्क के काम किया गया, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए कोरोना काल का जो डिसीजन था और कृषि बिल का जो डिसीजन है, ये क्षम्य नहीं है। देश में उबाल आ गया है, इसमें कोई होमवर्क नहीं इन्होंने किया है, अपने लोगों से सलाह नहीं लिया है, किसान संगठनों से कोई सलाह नहीं ठीक है, है, ठीक है, आनंद और साहब कुछ सारे कहना अपने चाह रहे हैं। कहे हुए बातों के उल्टे जा रहे हैं। ठीक है, आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद साहब, बिना होमवर्क के काम कर रही है देखिए, सरकार। देखिए मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी वो दिव्य शक्ति के उपासक हैं जो आने वाली परिस्थिति को पहले ही भाप लेते हैं। आपने देखा होगा सर कि क्या जो कोरोना का संकट आया आनंद था, साहब, क्या मोदी जी कोई आध्यात्मिक गुरु हैं क्या, जो आने वाली स्थितियों को पहले से ही भाप लेंगे? ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें आनंद मैं साहब बता रहा हूं। आपके ऐसी बातें बीजेपी द्वारा ही की जाती है। इससे मुस्कान पहले जी, सुनिए, इससे पहले आपके खुद के ही उत्तराखंड के सीएम ये बातें कह रहे थे कि वो तो राम गुरु हैं, वो कुछ है। मोदी है ना सर, वो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और बहुत अच्छे से अगर काम कर रहे हैं तो उनकी सराहना की जाती है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर तो अब वो बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद एक बार भी किसानों से नहीं बातचीत कर रहे हैं। बात राहुल जी ठीक कर रहे हैं, मैं बीच में टोक रहा हूँ। मोदी जी है तो मुमकिन है, इसलिए कि अब देश के पास कुछ नहीं बचा है। जब इन लोग आए थे तो 84,000 करोड़ जो देश पे कर था, आज 184,000 करोड़ हो गया है। और इसलिए अब सारी चीजों को धीरे धीरे इन्होंने बेच दिया है और कहते हैं कि हम और सबसे बड़ा मुनाफा का केंद्र आज ये कृषि बन गया है। यही कारण था कि कृषि बीज लाने के पहले अडानी अंबानी के गोदाम बनाए गए और तब कृषि बिल लाया गया, वो भी ऐसे समय में लाया गया कि देश का किसान कोरोना लॉकडाउन के नियमों की मजबूरियों में जकड़ जाएगा और उनको पैर में बेड़ी डाल दे कोरोना काल के नियमों का, और वो सड़कों पर न उतरे। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। देश का किसान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ ये भी बता दीजिए, आनंद साहब तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दैवी शक्ति उनके पास है कि वो भाप लेते हैं चीजों को। मैं आ रही हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये भाप लिया है कि कृषि क्षेत्र से ही 200% का मुनाफा होने वाला है, इसलिए इसको भी व्यापारियों की तिजोरियों में बंद करने का उन्होंने प्लान बना लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के किसान, मजदूर और खास करके युवा वर्ग का आह्वान नहीं बल्कि हुंकार करता हूं कि आप आगे निकलो। मैं शैलेश कुमार गिरी आपके साथ हूं और देश का कल्याण होगा। ठीक है आनंद साहब, दैवी शक्ति सर, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं आप बीजेपी के, और बहुत अच्छे तरीके से आप डिबेट भी करते हैं। लेकिन ये देखिए बयान आपका किस तरीके का है? दैवी शक्ति उनके पास है, स्थितियों को वो भाप लेते हैं। मैं स्पष्ट करता हूं अपनी रुख को। वो मेरा कहने का तात्पर्य ये था दिव्य शक्ति का, कि वो एक सब माँ दुर्गा के शक्ति के उपासक हैं। जब आप नवरात्रा आता है तो आपने देखा होगा कि उनकी किस प्रकार का वो कार्य करते हैं, बस वो पानी पे रह जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसे पुरुष बहुत कम ही पैदा होते हैं, और इसके लिए आपको धन्यवाद मैं देता हूं कि हमारे देश में इस प्रकार के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमारी देश की स्थिति हर जगह मजबूत होती है, चाहे वो चाइना को आंख दिखाना हो या पाकिस्तान का हो, तो ऐसा करने के लिए दिल से जन्म लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसका हार्ट मजबूत हो, तो जाकर वो पराक्रमी फैसले ले सके और अपने सेनाओं को भेजकर नए भारत का निर्माण कर सके। तो ऐसा करने का जो शक्ति है। आप बता रहे हैं कि नवरात्रों में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ दुर्गा के उपासक हैं, और बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नवरात्रों में मैं भी पानी पर रहती हूँ, सावन का पूरा महीना मैं भी उपवास रखती हूँ। क्या मेरे पास भी दैवी शक्ति आ गई? कैसी बात करते हैं सर? दैवी शक्ति सुनिए, दैवी शक्ति है तो क्या उन्होंने भाप लिया क्या कि किसान अपने आप घर चले जाएंगे, इसीलिए वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं? मुस्कान जी, मैं बता रहा हूं, कोरोना को क्यों नहीं भाप पाए, ये भी बता दीजिएगा। कोरोना की स्थिति को क्यों नहीं भाप पाए? मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बोलने दीजिए। बोलने दीजिए। आप दुर्गा के उपासक हैं, ठीक है, आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति है जो आप उस पीरियड में भी आप अपने आप को अगर सामने रिप्रेजेंट करती हैं उस एनर्जी के साथ,
तो यही आपकी दिव्य शक्ति है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। और जो कोरोना की जहां तक आप बात करते हैं, तो जब फर्स्ट पेज में जब कोरोना आया था तो इन्होंने रोका था, और जो स्थिति हमारी खराब होनी थी वो स्थिति को उन्होंने रोक लिया था। वो स्थिति फर्स्ट दूसरी लॉकडाउन वेव की में मैं खराब बात हो करता गई हूँ, सर। मैं मुझे बोलने दीजिए। दूसरे लॉकडाउन में इन्होंने राज्यों को कहा था कि आप अपनी स्थिति के हिसाब से आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्यों ने गलती की थी, ये भी एक सच्चाई है। और खुद ये भी हमारा एक सच्चाई विपक्ष है, और बहुत ज्यादा इसमें राज्य बीजेपी शासित ही है। देखिए, अप्रैल 17 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग की थी सारे राज्यों को लेकर, और 17 मार्च को भी, कि 21 मार्च को उन्होंने कहा था कि अब आपको लॉकडाउन लगाना होगा, आप देख लीजिए। उन्होंने बताया था, करने का काम आपका है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें आप दोषी हैं, प्रधानमंत्री जी दोषी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के हाथ में जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था तो उस समय उन्होंने दिखा दिया था कि हम कर सकते हैं, और 135 करोड़ की जनता को किस प्रकार से उन्होंने सुरक्षा दिया था, ये नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य था। ठीक है गिरी साहब, ठीक है गिरी साहब, राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप दोषी हैं। उन्होंने तो आपको साफ कह दिया, प्रधानमंत्री ने आपको साफ कह दिया है कि कानून खत्म नहीं होंगे, अब आपकी गलती है कि आप आंदोलन कर रहे हैं। बताएं। जी, राहुल जी के पहले मैं इन बातों का जवाब दे दूं। कोरोना पर जो ये चर्चा उठाए हैं, तो ये समझ जाएं कि इंदौर से छपी हुई अखबार अग्निपथ के रिपोर्ट के अनुसार जब पहले हवाई यात्री जो 38 लाख जो आए थे हमारे यहाँ, इसमें 15 लाख लोगों का जांच किया गया, और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जो किया गया, जो अहमदाबाद से आगरा और अहमदाबाद जहां जहां इनके नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गए, वहां से कोरोना के आंकड़े को देखिए। तो कोरोना को रोकने का काम इन्होंने नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ा अपराध किया कि कोरोना को वहां से प्रवेश कराने का काम किया। ये भी समझ रहे हैं, और ये सभी लोग समझ रहे हैं, भाजपा वाले भी समझ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की चलती नहीं है, और ये लोगों के पैरों में पार्टी की बेड़ियां लगी। अब रह गया कानून वापसी की बात, कि ये तय है कि 3 बिल वापसी नहीं तो किसान घर वापसी नहीं। और देखिए, ये तो इतने झूठे हैं और वोट की राजनीति के लिए ऐसे कहते हैं कि आप समझ सकते हैं। कभी कभी बंगाल की चर्चा होती, और राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हमने दवा बना लिया। 3 दिन पहले मैं एक टीवी 100 चैनल पे ये मैं राकेश जी को भी संदेश दिया था, एक प्रश्न के जवाब में। देखिए, राकेश जी की जो बोलने का प्रकृति है, प्रकृति चेंज नहीं, वो आदमी पूरे नहीं है। अब रह गई कि कर्नाटक में चुनाव नहीं है, अन्य प्रदेशों में चुनाव नहीं है, वहां भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये वोट की चोट, इनकी एक ऐसी दवा है, वोट की चोट। आप समझ सकते हैं कि मायावती ने गन्ने का मूल्य 80 रुपये बढ़ाया, अखिलेश जी ने 50 रुपये बढ़ाया। क्या हमारे योगी जी इतने कमजोर हैं? चुनाव जब आने पर दस्तक दे दिया तो इन्होंने 5 रुपये केजी बढ़ाया। नहीं, किसान इन लॉलीपॉप में नहीं पड़ने वाला है। किसान जग चुका है। सबसे दुखद बात तो ये है कि ये कहते हैं किसान एसी में रहता है, पिज्जा बर्गर खाता है, गाड़ियों पर चलता है। नहीं समझिए, क्या आप लोगों के मुंहों तक निवाला देने तक, आप लोगों के शरीरों पर कपास उत्पादन, सिल्क उत्पादन करके वस्त्र पहनाने का काम भी किसान करता है। क्या वही किसान पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता है, अच्छे गाड़ियों में नहीं घूम सकता है? ठीक है आनंद साहब, अब आप इसे जवाब चाहूंगे इन बातों का। देखिए, समय के साथ साथ हर चीजों में परिवर्तन जायज है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं यूपी को लेकर, तो आप ये देखिए कि इसके पहले के कार्यकाल में सिर्फ बढ़ाए गए थे, हमारे कार्यकाल में भुगतान किए गए हैं। दोनों में बड़ा ही अंतर है, इस चीज को समझना होगा। और ठीक है गिरी साहब मैं लौटूंगी गिरी साहब, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं गिरी साहब, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं आनंद साहब। तो ये है, जहां तक पिज्जा बर्गर की बात है और बड़ी गाड़ियों की बात है, तो मैंने इसका कभी विरोध नहीं किया। आप हमारे पंजाब के किसानों को देख लीजिए, हरियाणा के किसानों को देख लीजिए, वो मर्सिडीज से घूमते हैं, थार गाड़ी से घूमते हैं, बड़े बड़े मशीनों से अपना खेती करते हैं। तो हमने कभी इनका विरोध नहीं किया, हमने उनका सम्मान किया, क्योंकि आज हमारा देश बदल रहा है और हमारे किसान भी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वही मर्सिडीज वाले किसान आपके विरोध में आ गए हैं, तब आपको विरोध नजर आ रहा है। देखिए, प्रवक्ता करते रहे हैं, नजर आता है मुस्कान जी, जब आप अपनी बातों को रखते हैं और मैं आपको फायदे बता रहा हूं और आप अपने नुकसान की तरफ ले चल रहे हैं।
ये भला कौन से कानून का विरोध है जिसमें इस बात का जिक्र दिया गया है कि 3 दिन में आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा, नहीं करने वाली पार्टी जो होगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो आपके हित की बात है। तो अगर इन सब चीजों की अगर वही तो कह रही हूँ, लिखा तो आपने बहुत कुछ है, लिखा तो कानून में बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं है ना, जमीनी हकीकत पर नहीं होता है। बात तो वही है ना, करने का भुगतान किया जाएगा, नहीं किया जाएगा क्या किया जाएगा, कहाँ मिला प्रत्यक्ष। महाराष्ट्र में गैर भाजपा की सरकार है और ये पेपर में ये चीज प्रकाशित हुई थी कि वहां के डीएम को ये संज्ञान आया, तो डीएम ने इस कानून के तहत उस किसान को उन्होंने भुगतान कराया। ये गैर भाजपा वाले प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ। तो देखिए, कहने और कथनी और करनी में फर्क होता है। मैं बस यही बार बार कह रहा हूं कि हमारे मार्ग अभी भी खुले हैं। जिस प्रकार से एक स्वतंत्र विचार गिरी जी ने दिया, जो कहा कि बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन तरीका थोड़ा नॉर्मल होके सामने बैठे और कुछ आप जो कि सरकार तो आपके साथ बैक फुट पे ही है। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बनाकर इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार कर जल्दी ही देंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं था, तो आपको किस पे भरोसा है? आपको सरकार पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। भरोसा करके तो आपको इतनी बहुमत दिलाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। कहीं ना कहीं गिरी साहब कुछ कह रहे हैं, वार्ता के टेबल नहीं, कहीं ना कहीं कानून गलत थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। कहीं ना कहीं कानून गलत थी, तब वार्ता के दौरान सरकार ने टेबलों पर कृषि मंत्री ने इस कानून में 9 अमेंडमेंट को स्वीकार किया था, जिसमें किसान नेताओं ने 3-4 कमियों को और दिखाया था, और 15-16 हेडलाइन के किसी बिल में 9 और 3, 4, 12-13 हो जाते हैं। तो इसमें बचता क्या है? कपड़ा भी हम रफू किया हुआ नहीं पहनते हैं, कानून क्यों रफू किया हुआ रखेंगे? अरे इसको रिपील कर दीजिए। सरकार से मैं निवेदन अनुरोध करूंगा कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे सरकार, आप तो मोदी है तो मुमकिन है, आप तो भक्त है, देवी उपासक है, आप सभी चीजों को भाप लेते हैं। आप आने वाले वोट की चोट को भी भापिए, जनता में पड़ रही उबाल को भी भाप लीजिए, और मान लीजिए आ रही हूँ मुझे बोलने देंगे। जी अब आप बोलिए। देखिए गिरी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब मेरे से उत्तर लिया जाता है ना, तो मेरे उत्तर तक का इंतजार कीजिए। ये जो आपका जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है बार बार रुक रुक कर, तो ये फ्रस्ट्रेशन को खत्म कीजिए, बीपी उपी बढ़ जाएगा। आप मार्गदर्शक है हमारे, थोड़ा आराम से मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कमियां हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो उस कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन आप 2 कदम आगे तो आइए, सरकार आपके साथ 4 कदम आगे चलेगी। मैं कह रहा हूं, हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की बातें की जाएगी कि हम आंदोलन पर रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, आप सरकार को लिखित, सरकार ने इसके पहले भी प्रस्ताव दिया था कि आइए हमारे पास बैठिए, हम बात करते हैं, लेकिन ये एजेंडा ही बदल गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि भाप लेते हैं स्थितियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाप चुके हैं, किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन उठकर चले जाएंगे, इस तरीके से उन्होंने स्थितियां भाप ली हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो भारत बंद है उसकी भी स्थितियां भाप चुके होंगे, 2023 की भी स्थितियां भाप चुके होंगे, 2024 की भी भाप चुके होंगे। देखिए, आखिरी मैंने कमेंट उनको जो आध्यात्मिक, मैं बता रहा हूँ, मैंने जो उनको आध्यात्मिक की जो बात कही, इसको आप गलत सेंस में मत लीजिए। मैंने आपको भी कहा, आप एक मात्र शक्ति से आती हैं, और मात्र शक्ति को भी अगर ये शक्ति है, माँ दुर्गा को उपासना करने के बाद ये शक्ति है कि वो भूखे रहकर भी अपनी बातों को रख सकती है, ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई? आप मुझे ये बताइए, ये क्या बात हुई कि स्थितियां भाप लेंगे? क्या मुझे पता चल रहा है क्या? देखिए, मैंने आपको बताया, मैं शिव भक्त हूँ, मैं माता रानी की भक्त हूँ, लेकिन क्या मुझे पता चल जाएगा कि 25 सितंबर को क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री को पता कैसे चल रहा है, ये तो बताएं। देखिए, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो काम करती है, और मैं आपको बताता हूँ, देश की हित में अगर जो भी कदम उठाया जाता है, वो स्थिति की चर्चा पहले ही सरकार कर लेती है कि उसमें क्या होगा, किस प्रकार से होगा और क्या फायदा होगा, सारी बातों का चर्चा किया जाता है। ये स्थिति भापने की बात होती है, और इसके लिए सरकार की कमेटी बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार की कमेटी बनी हुई है और प्रधानमंत्री उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपकी कमेटी ने आनंद साहब, आपकी कमेटी ने भाप लिया है कि किसान क्या करने वाले हैं, तभी वोट बैंक के लिए शायद ये सब काम हो रहा है। लेकिन किसानों के जो हित है उसके लिए अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे पिछले 70 सालों में
कांग्रेस की सरकार हो या फिर उसमें कुछ साल जो आपका शासन था बीजेपी का वो सरकार हो, किसानों की स्थिति जो ब्रिटिश हुकूमत में थी आज भी वही नजर आ रही है। समय की कमी है, रोकना चाहूंगी माफी के साथ। आप दोनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज किसान महापंचायत है, अब आज किसानों में एक बार फिर से हुंकार भरी जाएगी और देखना होगा कि 25 सितंबर जिस पर भारत बंद का आह्वान किया गया है और ये कहा गया है कि ये भारत बंद पिछले भारत बंद से भी ज्यादा सक्रिय और ज्यादा बहुत ही संजीदगी भरा होगा। तो देखना होगा कि उस महापंचायत में, आज की महापंचायत में और उस भारत बंद में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।